अब देखिए स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन की है क्या। सबसे पहले कि अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो किस तरीके के सवाल पूछ रहा है, कैसी उसकी कट ऑफ जाती है, वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ कितनी रहती है, ये सब आपको पहले ही पता लग जाएगा। तो एग्जाम का पैटर्न समझना कि मुझे किस तरीके की तैयारी करनी है। अब मैं क्या है यही सोच के तैयारी कर रहा हूं 200 नंबर की गणित आती थी पहले, अरे नहीं अब नहीं आती ना 200 नंबर की गणित। आप देखते होंगे कि कई सारे शिक्षक भी ये कह देते हैं गणित पढ़ाते हुए कि भाई मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे सिर्फ गणित आती थी, बट मैंने लाखों सिलेक्शन करा दिए सिर्फ गणित पढ़ाकर। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा संभव नहीं है। सिर्फ गणित से अब सिलेक्शन नहीं हो सकता, वो दौर नहीं रहा है। आपको चारों सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देना पड़ेगा, बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। मेंस के अंदर भी चारों सब्जेक्ट्स आने हैं, प्री के अंदर भी चारों सब्जेक्ट्स आने हैं, तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है अपनी तैयारी के दौरान। अब बात आती है कि आप कुछ भी ना पढ़ें तो यूज स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल भी आपका मायने रखता है कि आप किस तरीके की किताबें पढ़ रहे हैं, ट्रस्टेड बुक्स पढ़ रहे हैं। कई लोग इंग्लिश के ऐसी किताबें पढ़ लेते हैं उठा के, कुछ भी कि सरल है, उसमें पता चला है कि जो एंटोसिनोनिम दिया था वही गलत दिया था, पेपर में पूछ लिया और वो गलत हो गया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो हमें ये भी देखना है कि जिन रिसोर्सेज से हम पढ़ रहे हैं वो मटेरियल ठीक है या नहीं है, क्वालिटी कंटेंट है या नहीं है। उसके बाद आती है प्रैक्टिस और रिवीजन रेगुलरली, कि मैंने आज 30 वो क्या याद की, अब मैं उन्हें कभी देख ही नहीं रहा हूँ, पेपर में आएंगी भूल जाऊंगा, नहीं पता रहेगा। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, और गणित और रीजनिंग है तो उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है एग्जाम निकालने के लिए कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं नहीं। टाइम मैनेज सबसे बड़ी चीज है। मैं एक वीडियो बना के आपके लिए डालूंगा टाइम मैनेजमेंट पे कि क्यों आज हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, या फिर क्यों टाइम मैनेज कैसे होगा, टाइम मैनेज, इन सब पे भी, ठीक है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट किसी भी सक्सेस को क्रैक करने का सबसे महत्वपूर्ण की है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको यहां से आगरा पहुंचना था, 3 घंटे का सफर था, आप रास्ते में ही 1 घंटा खराब कर गए। और ताजमहल पे ट्रंप साहब आए हुए थे इलियाना ट्रंप के साथ, नहीं मिली आपको देखने को। तो बात यह है कि वक्त रहते हर चीज पूरी होने का मजा ही तब जब आप वक्त रहते कर पाए। तो टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव प्रिपरेशन एंड टू अवॉइड फीलिंग ओवरवेल्म। बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी चीज है ये, ठीक है। अब मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं फिर भी कि टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है। जैसे आप लॉग बुक बनाइए, जैसे आप खर्चे की एक डायरी बनाते हैं, वैसे टाइम का भी हिसाब किताब रखिए, आपने कब कौन सा टाइम कहाँ दिया। जैसे यहाँ पे भी 3 लोग बैठे हैं तो 2 लोग तो जब से ही मोबाइल पे लगे हुए हैं, इनको पता भी नहीं कि कोई सेशन चल रहा है। ये इतना ज्यादा अनसीरियस हैं अपने काम को लेकर के, सिर्फ मोबाइल चला रहे हैं। मैं खुद देखता हूँ घरों में हर जगह दिन रात लोग मोबाइल चला रहे हैं। छोटे बच्चे 2 साल का 3 साल का, माँ उनको भी एक झुंझुना पकड़ा देती है कि बेटा देखो और खाना खा, और बच्चा अपने आप से रोटी खा रहा है, भाई साहब खाते खाते सो जा रहा है, मोबाइल आंख पे गिरा पड़ा है। वॉशरूम जा रहे हैं तो मोबाइल लेके जा रहा है, वॉशरूम से आ रहे हैं तो मोबाइल लेके आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो स्थिति यह है एक हाथ से ऐसे पकड़ा हुआ है, कभी तो आंख में चला जा रहा है खाना, लेकिन रील देखनी है। कितना एंटरटेनमेंट चाहिए पता नहीं, और ये कभी खत्म नहीं हो पाएंगी, क्योंकि गधे से गधेड़ा आदमी रील बना रहा है दिन भर में। हर कोई, ये समझ लीजिए गरीब से लेकर के अमीर, सीएम से लेकर के पीएम, मिनिस्टर से लेकर के चीफ मिनिस्टर, हर कोई रील बना रहा है। रील का दौर है, बनाए जाओ। देखने के लिए बेरोजगार युवा बैठे हैं ताकि इनको एहसास भी ना हो कि इनके पास रोजगार नहीं है। दूसरी चीज मैंने लिखी है कि डिसाइड प्रायोरिटीज। देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट, टैकलिंग देम इफेक्टिवली। जो काम ज्यादा जरूरी है उनको पहले करना है। कई बार जो काम जरूरी नहीं होते हम उनमें भी अपना समय खराब करते रहते हैं, इसलिए डेलीगेशन जरूरी है। जो काम आपको लगता है कि ये आपकी जगह कोई और कर सकता है, बुआ के लड़के की शादी है, आपको लगता है कि यार यहाँ पे भाई चला जाएगा तो काम हो जाएगा, भाई तैयारी नहीं कर रहा है या 12th क्लास में, तो आप उसको भेज दीजिए। डेलीगेशन भी आपको सीखना पड़ेगा। अपना वक्त बचाने के लिए हमें अपने कुछ काम जो दूसरे भी कर सकते हैं वो उनको देने पड़ेंगे। इसके बाद नो योर प्राइम टाइम। ये बहुत जरूरी है कि प्राइम टाइम जानना कि कब मेरा दिमाग सबसे ठीक तरीके से काम करता है। मान लेते हैं कि मेरा दिमाग सबसे ठीक तरीके से रात को काम करता है, तो मैं जीएस रात को पढ़ूंगा, क्योंकि जीएस पढ़ना मुश्किल होता है, इंटरेस्ट नहीं आता। आप सोचिए जिस वक्त आपका दिमाग बहुत थका हुआ है और आपको जीएस में इंटरेस्ट भी नहीं है, आप जीएस खोल के बैठ गए, क्या फायदा होगा जीएस खोल के बैठने का। हमें पता है गणित में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मेरा दिमाग कितना भी थका हो मैं फिर भी गणित कर लेता हूं। तो जिस वक्त हमारा प्राइम टाइम है उस वक्त हम वो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है। अगला लिखा हुआ है सैक्रिफाइस, मेक्स नेसेसरी सैक्रिफाइसेस इन योर डेली लाइफ टू डेडिकेट टाइम टू स्टडी लीडिंग टू योर
फ्यूचर रिवार्ड्स यानी कि इसका मतलब ये है, अगर आप भविष्य में अपने आप को अच्छी जगह देखना चाहते हैं, आप भविष्य में अपने आप को खुश देखना चाहते हैं, सफल देखना चाहते हैं, तो जो अभी टेम्परेरी सुख जिन चीज़ों में मिल रहा है कि मैं स्त्री 2 देखूंगा और उसका वो डांस ये देखूंगा, तो ये सब चीज़ों में जो सुख मिल रहा है ये त्यागना पड़ेगा अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है, सेट करना है तो। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। तो टाइम मैनेजमेंट में सोचिए, क्वेट है, कोई अभिनय शर्मा नाम का व्यक्ति है, उसने कहा है कि स्ट्रेस इज ओनली ड्यू टू टाइम वेस्ट, इफ यू आर एबल टू मैनेज योर टाइम देन यू ऑलवेज बी रिलैक्स। ये एकदम सच बात है और मैं अपनी लाइफ में इस बात से 1000% एग्री करता हूँ। अगर आपको टाइम मैनेज करना आता है, अगर आप अपनी सभी चीज़ें सही टाइम पे कर लेते हैं, आज मैंने सोचा था कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, उतने घंटे पढ़ूंगा, अगर मैं पढ़ पाया हूँ तो रात को मैं सुकून की नींद सो पाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाया, मैंने सोचा था आज मैं 6-7 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन मैं दोस्तों के साथ निकल गया, मैंने इधर उधर की बातें कर ली, टाइम पास कर लिया, तो रात को मुझे स्ट्रेस होगा, मुझे लगेगा यार आज का दिन भी खराब कर दिया। और हमेशा होता है, मैं खुद भी जब 3-4 दिन यूं ही वेस्ट कर दूं, अगर कभी ऐसा हो जाए घूमने चला गया, घूमने में भी मजा नहीं आया, गलत जगह चूज कर ली, तो स्ट्रेस सबको होता है। स्ट्रेस तभी होता है जब हम अपना काम वक्त से नहीं करते। अगर हम वक्त से अपना काम नहीं करेंगे तो स्ट्रेस हमेशा होगा। ठीक है, क्लियर है भाई? यहां तक किसी को डाउट है तो मुझे बता दो, किसी को भी यहां तक डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट डेड बॉडी अगर है उसको भी डाउट है तो वो पूछ सकती है अपना डाउट। मोटिवेशन देखिए फ्यूल है सक्सेस का, लगातार किसी चीज में बने रहना है। देखिए नौकरी कोई ऐसा तो है नहीं कि आज तैयारी की और कल मिल जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। लगातार तैयारी करेंगे तभी कोई चीज हासिल होती है। तो उस लगातार तैयारी में अपने आप को बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज होता है और उसके लिए जरूरत पड़ती है एक ईंधन की, जिसका नाम है मोटिवेशन। और वो मोटिवेशन कैसे आएगा? जब हम अपने माँ बाप का त्याग याद करते हैं, जब हम देखते हैं कि यार पिताजी ने अपने बर्थडे पे केक भी नहीं काटी क्योंकि 350-400 रुपये उसका खर्चा था, तो हमारे मन में आता है कि यार कभी ऐसा हो कि मैं कमा रहा हूँ और पिताजी के लिए केक, नए कपड़े, उनका कोई ऐसी चीज़ जो उनको पसंद है, घड़ी अगर उनकी मोटी कलाई है तो ये सब चीज़ें मैं उनको ला करके दूँ। उस चीज़ का जो सुकून है, ये सब चीज़ें हमारे एज ए मोटिवेशन काम करती हैं। मान लेते पिताजी पे बहन की शादी का लोड है, मुझे लगता है कि मैं कमाऊंगा तो मैं इतने पैसे दूंगा, पिताजी अगर उधार ले लेंगे कहीं से तो उसको मैं चुका दूंगा। ये सब चीज़ें मोटिवेशन का काम करती हैं। बात की गहराई को समझ रहे हैं कि नहीं? किसी को कोई डाउट है तो बता देना भाई यहाँ तक। तो ये पर्सनल इंस्पिरेशन मैंने लिखा ही है आपको कि योर फैमिली फ्रेंड्स कैन बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, रिमाइंडिंग यू ऑफ योर गोल्स एंड सपोर्टिंग यू ऑन योर जर्नी। वो आपके लोग आपको याद दिलाते रहेंगे। माँ हमेशा फोन करके कहती रहेगी बेटा ये घर की समस्या है, वो घर की समस्या है, क्योंकि पिताजी क्या है कभी जाहिर होने नहीं देते। आप उनको कोई चीज़ बोलेंगे कभी नहीं कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, वो कह देंगे हाँ ठीक है ले आऊँगा। लेकिन वो सोचते रहते हैं, दिमाग में चलता रहता है कि बेटे को ये दिलाना है, बेटी को ये दिलाना है, बेटी की ये ख्वाहिश पूरी करनी है। माँ बाप के सपने कितनों के अधूरे रह जाते हैं, और कितने अधूरे रह जाते हैं सिर्फ अपनी औलाद के सपने पूरे करते करते। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें पे बैक करें। जैसे मैंने किया, मैं चाहता हूँ आप भी अपने माँ बाप को पे बैक करें। जो मुश्किलें, जो परेशानियाँ उन्होंने आपके लिए उठाई, इससे बड़ा और कोई मोटिवेशन नहीं है। इसके लिए आपको किसी अवध ओझा को या किसी विवेक बिंद्रा को सुनने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके अपने अंदर है। आप कमरे में चुपका दीजिए कि इस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो बेटे तुम्हारा क्या होगा। अपने आप जब भी देखोगे लगेगा, ऐसे 2-3 क्वेट्स और लिख के चुपका दीजिए, बेटा पढ़ ले नहीं तो तेरा क्या हाल होगा। हर हाल में इस साल नौकरी लेनी है। ऐसी 2-4 बातें जो आपको लगती हैं कि आपके अंदर आग पैदा करती हैं, आपको लगता है कि ये भी है कि उससे बदला लेना है, वो इसीलिए चली गई थी और किसी बैंक क्लर्क से जाके शादी कर ली कि हमारे पास नौकरी नहीं थी, तो उसका भी नाम रूम में लिख के चिपका दो कि बेटा बताएंगे एक दिन वक्त बदलेगा और तुम कहोगी कि तुमने हीरा छोड़ा था। बात समझ रही है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न, मैंने बता दिया कि एक रोड मैप बनाना पड़ेगा आपको पता है ही कि प्री जो है वो क्वालिफाइंग होता है, 200 नंबर का पेपर आता है, 25-25 सवाल आते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के। ये एग्जाम का पैटर्न है 200 नंबर के, और इसमें आपको टारगेट रखना पड़ेगा कि आपको 180 नंबर लेकर ही आने हैं हर हाल में। अगर कोई मुश्किल शिफ्ट है तो 150 से भी काम चल जाएगा, बट 180 का टारगेट हमें रखना है कि 180 लेकर ही आने। और ये प्री वाले मार्क्स कभी भी फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते। नौकरी जो मिलती है वो हमें मेंस के मार्क्स के आधार पे मिलती है, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 30 रीजनिंग का एक अलग पेपर होता है 180 नंबर का, हर सवाल 3 नंबर का आता है। एक पेपर होता है इंग्लिश और जीके का, जिसमें 45 इंग्लिश और 25 जीके के सवाल आते हैं, 135 नंबर की ये और 75 की, यानी ये भी 180 नंबर का होता है।
और कंप्यूटर क्वालिफाइंग होता है, लेकिन 20 सवाल आते हैं। अगर आप कंप्यूटर को क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपकी बाकी की कॉपी भी चेक नहीं की जाएगी, ये बात तय रखना। 390 नंबर का मेंस का पेपर होता है, जिसमें से आपको 350 360 नंबर का टारगेट बना के चलना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? अब सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है? इंग्लिश देखिए, टोटल अगर देखा जाए तो 135 मार्क्स का है टीयर 2 में, जीएस 75 की है, रीजनिंग 90 की है, कंप्यूटर 60 नंबर का है। और भी कुछ रह गया? मैथ्स रह गया। मैथ्स भी कितने का है? 90 का ही है। ठीक है, सिलेबस खत्म करना है और प्रैक्टिस करनी है। दो ही चीजें हैं कि पहले सिलेबस खत्म करने पे ध्यान देना है कि सिलेबस खत्म हो जाए टाइम रहते हुए, और फिर प्रैक्टिस और रिवीजन। लेकिन अब क्या होता है कि अब सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस खत्म करना है तो 4-5-6 महीने इसमें भी लग जाते हैं। कि मैं भी मैथ्स पढ़ाऊं बेहतर तो 5-6 महीने लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लेते हैं 2 टॉपिक खत्म हुए तो 2 टॉपिक की प्रैक्टिस और रिवीजन साथ के साथ ही चालू कर देना। अब ये नहीं करना है कि पहले सिर्फ सिलेबस खत्म करेंगे फिर प्रैक्टिस रिवीजन, साथ साथ करना है। जो सिलेबस खत्म हुआ उसका प्रैक्टिस रिवीजन चालू कर देना है। ठीक है, 3 पिलर्स ऑफ सक्सेस है कि भैया पहले सिलेबस, प्रैक्टिस और टेस्ट, यानी जो मॉक टेस्ट हम देंगे वही प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस हम उसी चीज को बोल रहे हैं जो आप टेस्ट के थ्रू करेंगे। तो सिलेबस खत्म किया, रिवीजन किया, प्रैक्टिस पहले हमने नॉर्मली की प्रैक्टिस, मतलब ऐसे ही हमने कोई मैथ्स की पीडीएफ उठा ली और हम उसके सवाल लगा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। उसी प्रैक्टिस को जब हम टाइमली करने लगे और केवल मैथ्स ही नहीं, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग भी उसमें शामिल करके, और हम ये कहें कि यार मुझे 1 घंटे के अंदर 100 सवाल करने हैं, तो वही क्या कहलाएगा? मॉक कहलाएगा। लेकिन मॉक देने का मतलब यही है कि मॉक टेस्ट तो दिया, उसके बाद आपको अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस भी करना है। आपको देखना है कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहां मेरी वीकनेस है, कहां मेरी स्ट्रेंथ है, ये सब पे फोकस करना है। और फिर फाइनल सिलेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस ऐसे है कि आज की डेट में मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, इनिशियल स्टेज में तो मेरे 100 मार्क्स आ रहे हैं। 2 महीने बाद मुझे हर हाल में 110 तक पहुंचना है, क्योंकि अभी मेरा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है। 4 महीने बाद मुझे 120 और 130 के बीच में पहुंचना है। 130 और 150 के बीच में मुझे 5 महीने बाद पहुंचना है, और लास्ट 1 मंथ में मेरा स्कोर मॉक में 150 और 180 के बीच में आना चाहिए। इस तरीके के टारगेट्स हमें बनाने हैं। ठीक है, मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जहां पे 70% प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है कि भैया 70% प्रैक्टिस का रोल है, तभी आप मैथ्स में पूरा स्कोर कर सकते हैं। वहीं इंग्लिश में 50%, जीएस में 30%। जीएस को पढ़ना बहुत जरूरी है, जीएस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस का उतना बड़ा रोल नहीं है, इसलिए मैंने 30% लिखा है। रीजनिंग में 95% प्रैक्टिस का रोल है कि आपको टीचर पढ़ा देगा, बस प्रैक्टिस पे फोकस करो। रीजनिंग बाय बर्थ होती है, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत सब कुछ पढ़ना पड़ता है रीजनिंग में। नहीं, मुझे लगता है कि यार मुझे डाइस वाला टॉपिक में दिक्कत होती है तो मैं डाइस वाला टॉपिक पढ़ सकता हूँ रीजनिंग का। ठीक है, इसके बाद बिल्डिंग है सॉलिड रूटीन। एक रूटीन बना लो वीकली और डेली। आपको 1 वीक पहले ही पता होना चाहिए, संडे को बैठ के बना लो कि मैं मंडे से लेकर के सैटरडे तक इतने टॉपिक मैथ्स के, इतने टॉपिक जीएस के, इतने टॉपिक इंग्लिश के, इतने टॉपिक रीजनिंग के खत्म करूंगा। ये तय होना चाहिए एकदम।